टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 एक ऐसे तूफान में फंस गया जहां बड़े बड़े बर्फ के गोलों की बारिश हो रही थी। प्लेन इतनी तेजी से हिलने लग रहा था कि पायलट्स प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। प्लेन के बाहर सिर्फ घना कोहरा और बिजली चमकने की तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी तो ये मुसीबत की महज शुरुआत थी। अब देखते ही देखते प्लेन का दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया। कैसे आधुनिक वेदर रडार होने के बावजूद भी यह प्लेन इस बर्फीले तूफानी बादल में फंस गया। आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 24 मई 1988 गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्लीज बोइंग 737 मॉडल का एक प्लेन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे टाका एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में 38 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स सवार हो गए, यानी कि इस प्लेन में कुल 45 लोग मौजूद थे। ये बिल्कुल ही नया प्लेन था। कुछ ही दिनों पहले इस प्लेन की डिलीवरी टाका एयरलाइन को किया गया था। प्लेन को 29 वर्षीय कैप्टन कार्लोस उड़ा रहे थे। इनके पास 13,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। कैप्टन कार्लोस की अनोखी बात ये थी कि वो अपने एक आंख से ही प्लेन उड़ाते थे। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के बाद कंट्री में सिविल वार चल रहा था। इसी दौरान कैप्टन के साथ एक हादसा हो गया। कैप्टन कार्लोस सल्वाडोर एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड करा रहे थे, तभी दूर बैठे एक स्नाइपर ने एक बुलेट फायर कर दिया। ये बुलेट कैप्टन कार्लोस के आंखों से होते हुए बाहर निकल गया। इस हादसे में उनकी एक आंख चली गई। करीब 3-4 महीनों के बाद वो रिकवर हो गए और मेडिकल एग्जाम देने के बाद उन्हें वापस से प्लेन उड़ाने की अनुमति दे दी गई। अब यहाँ पर कुछ जेन्युइन सवाल भी आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर कैप्टन कार्लोस की एक आंख सही नहीं थी तो वापस से उन्हें प्लेन उड़ाने की इजाजत क्यों दे दिया गया। यहाँ पर इसका एक सिंपल सा जवाब है दोस्तों। प्लेन को उड़ाने के लिए सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और लाइट्स को देखना होता है और इन सभी को एक आंख से भी देखा जा सकता है। इसलिए एक आंख खराब होने के बाद भी कैप्टन कार्लोस को दोबारा से प्लेन उड़ाने की अनुमति दे दिया गया। हाँ, ये बात और है कि पायलट बनने से पहले अगर पहले से उनकी एक आंख खराब होती तो वो पायलट बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। एक पायलट बनने के लिए दोनों आंखों का सही सलामत होना जरूरी होता है। खैर, आते हैं अब टाका एयरलाइन के पास। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर डियोनिजियो थे। इनके पास भी 12,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इन दोनों के अलावा एक लाइन ट्रेनी कैप्टन ऑर्थरो सोली भी थे। वो बेसिकली ये देखने के लिए प्लेन में मौजूद थे कि ये नया प्लेन सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इस प्लेन में एक शिकायत आई थी। इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी, जल्दी से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाद में प्लेन के बैटरी को चेंज किया गया और अब इस ट्रेनी पायलट को ये देखना था कि बैटरी को रिप्लेस करने के बाद इंजन सही से काम कर रहा है या नहीं। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। अब धीरे धीरे ये प्लेन एल्टीट्यूड गेन करने लगा। प्लेन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। अब ये प्लेन धीरे धीरे 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। उस दिन मौसम भी बहुत खराब थी, पर इतना भी खराब नहीं था कि प्लेन उड़ान ना भर सके। प्लेन में भी ऑनबोर्ड रडार सिस्टम होता है। ये बेसिकली रडार पल्सेस को इमिट करता है और ये बादलों में मौजूद वाटर ड्रॉप से टकराकर बाउंस बैक हो जाता है। इन पल्सेस को वापस प्लेन रिसीव कर लेता है। इसके बाद प्लेन का कंप्यूटर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर ये पता लगा लेता है कि आगे तूफान है या नहीं, अगर है तो कितनी दूरी पर है और उस तूफानी बादल का आकार कितना बड़ा है। ये सब कुछ प्लेन का कंप्यूटर कैलकुलेट करके डिस्प्ले में शो करा देता है। यहाँ पर इस ब्लैक एरिया का अर्थ है कि कोई तूफानी बादल नहीं है। वहीं ग्रीन एरिया का अर्थ होता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिख सकता है। वहीं अंबर कलर का एरिया ये इंडिकेट करता है कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। प्लेन को इससे दूर ही रखना चाहिए। फ्लाइट 110 के रडार में 2 तूफानी बादल दिखाई दे रहा था। इस प्लेन को इन दोनों ही तूफानी बादलों से दूर रखना था। यहाँ पर कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि प्लेन को दोनों तूफानी बादलों के बीच से होते हुए फ्लाई कराते हैं। यहाँ पर अधिक क्लाउड्स तो है नहीं, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस तो होगा, लेकिन प्लेन फ्लाई कर सकता है। अब ये प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादलों में प्रवेश करता गया। टर्बुलेंस के कारण ये प्लेन तेजी से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में यह टर्बुलेंस और भी अधिक बढ़ने लगा। तभी कॉकपिट में ओवर हीटिंग का अलार्म बजने लगा। कैप्टन को यहाँ पर लग रहा था कि वो दोनों तूफानी बादलों से बचते हुए जा रहे हैं, लेकिन असल में कहानी यहाँ पर कुछ और थी। वो धीरे धीरे एक बर्फीले तूफान में प्रवेश कर रहे थे। पायलट्स को ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि जब कभी भी आपको तूफानी बादल दिखाई दे, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको रास्ता ही बदल लेना है।
लेकिन अगर प्लेन तूफान में प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आप चाहे जितना भी मजबूत प्लेन बना लो, कुदरत के कहर के सामने वो प्लेन टिक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। प्लेन टर्बुलेंस की वजह से अगर हिल रहा है तो हिलने दो, जब तक कि ये तूफान से बाहर ना आ जाए। कैप्टन ने भी यहाँ पर यही डिसीजन लिया। रूल के हिसाब से तो वो सही जा रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत इस प्लेन का इंतजार कर रही थी। प्लेन का वेदर रडार जो तूफान का पता लगाता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन का रडार पल्सेस बादलों से टकराकर वापस आता है तब ये पता चल जाता है कि आगे तूफान है, लेकिन इस प्रोसेस में ये नहीं पता चल पाता कि इस तूफान के पीछे कितना बड़ा तूफान है। फ्लाइट 11 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैप्टन को लगा था कि हम दोनों छोटे छोटे तूफानी बादलों के बीच से होते हुए निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन छोटे मोटे तूफानों के बीच एक विशालकाय तूफानी बादल प्लेन का इंतजार कर रही है। कुछ ही सेकंड्स में पायलट को भी ये अंदाजा हो गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। प्लेन अब इतनी तेजी से हिलने लग रहा था कि कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। विंड स्क्रीन के आगे सिर्फ घना कोहरा ही दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद एक एक करके प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। प्लेन का इंजन ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ऐसे में इंजन डेड हो जाने के कारण प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया। हालांकि इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्लेन में एक बैटरी भी होता है जो प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स में पावर सप्लाई करता है। इस प्लेन में रैम एयर टरबाइन मौजूद नहीं था जो इंजन फेलियर के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसके अलावा एपीओ यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट प्लेन के टेल में लगा हुआ था। यह भी एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो इंजन फेलियर के बाद पावर सप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी इस एपीओ को ऑन नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये एपीओ भी एक छोटा जेट इंजन होता है। बाहर की हवा इन होल्स के जरिए सक होता है। क्या पता एपीओ भी फेल हो जाए, मैं भी इसीलिए एपीओ को ऑन नहीं किया गया। अगर पायलट इस एपीओ को ऑन करने की कोशिश करते तो मैं भी दोनों इंजन की तरह ये एपीओ भी फेल हो जाता और फिर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर सिर्फ बैटरी पावर ही बचता जो आने वाले सिर्फ 30 मिनटों तक ही बैकअप दे सकता था। दोस्तों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन कितनी तेजी से हिल रहा है। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। फर्क तो इससे भी नहीं पड़ता कि बैटरी पावर की मदद से एटीसी को कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि हमारे साथ चल क्या रहा है। फर्क तो बस इससे पड़ता है कि ये तूफान हमारे साथ कितना भी जुल्म कर ले, बस प्लेन को आगे बढ़ते जाना है उसी दिशा में और बस इंतजार करना है कि कब ये तूफान खत्म होगा। इंजन फेलियर के कारण प्लेन को लगातार पावर ना मिलने की वजह से इसका एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसी वजह से प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादल के निचले लेयर में प्रवेश कर रहा था। अब धीरे धीरे प्लेन में टर्बुलेंस भी कम होने लगा। कैप्टन लगातार प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पीछे के सीट में बैठे लाइन कैप्टन चेकलिस्ट में ये सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद क्या किया जाए, कौन कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए प्लेन को सही सलामत लैंड कराने के लिए। पर अफसोस ऐसा कोई चेकलिस्ट ही उन्हें नहीं मिला। उन दिनों ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि एक साथ दोनों के दोनों इंजन ही फेल हो जाए, इसलिए उन दिनों ऐसा कोई चेकलिस्ट बना ही नहीं था बोइंग 737 के लिए। धीरे धीरे ये प्लेन ग्लाइड करते हुए 16,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। बादलों का घना कोहरा भी अब धीरे धीरे हटने लगा। यहाँ पर पायलट ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी कि प्लेन के टेल में लगे छोटे जेट इंजन को ऑन कर दिया। अब पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा। तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को रेडियो कॉल किया। एटीसी ने कहा कि आपको लेक फ्रंट एयरपोर्ट में लैंड करना चाहिए। यही एक एयरपोर्ट थी जो उस प्लेन से सबसे नजदीक में था, लेकिन जिस स्पीड से प्लेन नीचे आ रहा था उसे देखते हुए सबसे पास के एयरपोर्ट में भी पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। दोनों पायलट समझ चुके थे कि इस प्लेन को अब क्रैश ही कराना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था विजिबिलिटी भी बढ़ने लगी। पायलट नीचे ग्राउंड में भी देख पाने में सक्षम हो रहे थे। यहाँ पर पायलट को एक नदी दिखाई दिया जो आकार में इतनी तो चौड़ी थी कि प्लेन को लैंड कराया जा सके। कैप्टन अब डीचिंग चेकलिस्ट को फॉलो करने लगे। डीचिंग यानी कि वो प्रक्रिया
जिसकी मदद से एक प्लेन को पानी में उतारा जाता है। इस प्रोसेस में आउटफ्लो वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना घुसे। फ्लैप्स को नॉर्मल रखा जाता है ताकि पानी के इम्पैक्ट से ये टूट ना जाए। लैंडिंग गियर को क्लोज कर देना ताकि वो डैमेज ना हो और जल्दी से पानी प्लेन में ना भरे। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वाटर लैंडिंग में। केबिन में सारे पैसेंजर्स को भी ये बता दिया गया कि हम जल्द ही इस प्लेन को नदी में लैंड कराने वाले हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर को एक लंबा सा मैदान दिखाई दिया जो कि नदी के ठीक बगल में था। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना नदी के बजाय इस ग्राउंड में प्लेन को लैंड करा दे। ये ग्राउंड नदी के ठीक बगल में है, यानी कि हम बिना इंजन के भी उस ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं। और इसकी लंबाई भी इतनी थी कि बोइंग 737 जैसा प्लेन आसानी से उतर जाए। कैप्टन भी इस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तुरंत तैयार हो गए। दरअसल इस घास के मैदान से कुछ ही मीटर दूर नासा का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और वो घास का मैदान कभी रोड हुआ करता था, जिसका यूज ना होने के कारण उस रोड में घास फूस निकल गया। धीरे धीरे ये प्लेन नीचे आता गया और घास के मैदान से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे प्लेन सही सलामत टचडाउन कर गया, पर इंजन फेलियर होने के कारण इसे रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन में लगा होता है रिवर्स थ्रस्ट, जो प्लेन को रोकने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो जेट इंजन के एग्जॉस्ट एयर को आगे की ओर धकेल देता है, जिससे प्लेन को रुकने में आसानी होती है। लेकिन टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 के केस में दोनों ही इंजन फेल हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब इस प्लेन को रोकने का पूरा भार प्लेन के लैंडिंग गियर के डिस्क ब्रेक में आ गया। प्लेन के व्हील में लगा डिस्क ब्रेक बहुत गर्म होने लगा, लेकिन फिर भी ये प्लेन लड़खड़ाते हुए रुक गया। प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बच गई। तुरंत ही सभी लोग प्लेन से बाहर निकलने लगे। उस वक्त तेज बारिश भी हो रही थी। इसी बारिश में भीगते हुए सभी लोग खुशी मना रहे थे, मानो उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। फर्स्ट ऑफिसर ने यह नोटिस किया कि कैप्टन अभी तक कॉकपिट से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने जोर से कैप्टन को आवाज देते हुए कहा कि कैप्टन बाहर आ जाइए, हम सुरक्षित लैंड कर चुके हैं, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं। पर कैप्टन ने मजाकिये अंदाज में कहा कि अभी मुझे बाहर नहीं जाना, तेज बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े और इस तरह से टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 का हैप्पी एंडिंग हो गया। अब ये तो थी इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की कहानी, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। प्लेन को तो खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए के प्लेन को ऐसे ही खेत में छोड़ा नहीं जा सकता था। ऊपर से जिसका खेत था उसे भी तो सब्जी उगाना था। पर सवाल तो ये आता है कि कैसे इस प्लेन को वापस से खेत से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया जाए। दोस्तों, ये प्लेन तो किसी तरह से लैंड कर गया। एक अनहोनी तो टल गई, लेकिन दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। मुसीबत ये कि इस प्लेन को वापस से सर्विस के लिए एयरपोर्ट कैसे ले जाया जाए। करोड़ों रुपए के प्लेन को खेत में तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब कई सारे इंजीनियर्स ने कहा कि हम इसके विंग्स को खोलकर प्लेन से अलग कर देंगे और एक एक करके ट्रक में लोड करके एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगे। अब ऐसा करना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगने वाली थी। हर एक जॉइंट को उन्हें खोलना पड़ता और समय की बहुत बर्बादी होती। ऊपर से वेदर एक समान रहता नहीं। बारिश के समय में खेत कीचड़ से भर जाता है। अगर बारिश ना भी हो रही हो तो मिट्टी काफी गीली होती है। ऐसे में भारी भरकम प्लेन के ढांचे को ले जाना, वो भी खेतों से होकर, ये बहुत मुश्किल वाला काम लग रहा था। बोइंग के इंजीनियर्स इस प्लेन का इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। इन्होंने लगातार 2 दिनों तक प्लेन का इंस्पेक्शन किया, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स की जांच किया और कहा कि ये प्लेन उड़ सकता है। इसके सारे पार्ट्स को अलग करने की जरूरत नहीं है, बस इसके खराब इंजन को हटाकर नए इंजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये एयरलाइन कंपनी पर डिपेंड करता था कि आप अपने प्लेन के साथ क्या करना चाहते हैं। करीब 2-3 दिन गुजर जाने के बाद धूप से जमीन बिल्कुल सूख चुकी थी। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी ने यह डिसाइड किया कि हम इसके इंजन को चेंज करके इसी घास के मैदान से प्लेन को टेक ऑफ करा देंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि यह प्लेन तो खेत में लैंड किया था, ना कि किसी रोड में। यहाँ धूल मिट्टी घास के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ऐसे केस में इतना भारी विमान कैसे टेक ऑफ कर सकता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, प्लेन के टैंक में लाखों गैलन फ्यूल डाला जाता है, जिसके कारण प्लेन का वजन भी बढ़ जाता है। इसके बाद प्लेन में सैकड़ों पैसेंजर्स भी मौजूद रहते हैं। उनके साथ उनका लगेज भी होता है। कार्गो होल्ड में ढेर सारा सामान भी डाला जाता है। इन सब चीजों से प्लेन का वजन और भी बढ़ जाता है। लेकिन फ्लाइट 110 को इन सब की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इस प्लेन में उतना ही फ्यूल डाला गया जितना जरूरत है। यानी कि यहाँ पर प्लेन के वजन में कटौती हो गई। वहीं प्लेन में कोई पैसेंजर नहीं
नहीं था, किसी तरह का सामान नहीं था, यानी कि प्लेन के वजन में और अधिक कटौती हो गई। अब अगर कुछ बचा था तो वह सिर्फ प्लेन का खाली ढांचा था। बोइंग 737 जैसे मिड साइज के प्लेन्स को आसानी से घास के मैदान से टेक ऑफ कराया जा सकता है। हालांकि कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जैसे कि एयरबस A380, बोइंग 747 या बोइंग 777, ये प्लेन साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनके विंग्स का फैलाव भी काफी अधिक होता है। ऐसे में अगर जरा सा भी प्लेन लड़खड़ा जाए तो इसका विंग्स ग्राउंड से टच हो सकता है। इसलिए इन बड़े प्लेन्स को घास के मैदान से टेक ऑफ कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बोइंग 737 के लिए ये उतना मुश्किल नहीं था। फ्लाइट 110 के इंजन को चेंज किया गया और इसमें उतना ही फ्यूल डाला गया जितने की जरूरत है। इसके बाद ये उस घास के मैदान से भी टेक ऑफ कर गया। ये इमरजेंसी लैंडिंग इतना सक्सेसफुल था कि प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। तो इस तरह से टाका एयरलाइन को फाइनली खेत से निकाला गया। बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के अनुसार प्लेन का इंजन ढेर सारे वाटर को सक करने के बाद भी ये फेल नहीं होगा, सही सलामत काम करता रहेगा। उस वक्त इंजीनियर्स को लग रहा था कि पानी और बर्फ एक ही तरीके से इंजन में प्रभाव डालता है, इसलिए इंजन के टेस्टिंग के दौरान पानी डालकर टेस्ट किया गया था, न कि बर्फ के टुकड़े। इन्वेस्टिगेशन में ये तो रिवील हो गया कि पानी के दो रूप प्लेन के इंजन में अलग अलग प्रभाव डालता है। हालांकि इस घटना के बाद प्लेन के इंजन को मॉडिफाई कर दिया गया ताकि फिर कभी कोई दूसरा प्लेन इस तरह के कंडीशन में फंस जाए तो प्लेन सही सलामत बाहर निकल सके, इंजन फेलियर का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा प्लेन के चेकलिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया। अगर प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए तो पायलट को क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में एक सेपरेट चेकलिस्ट तैयार किया गया। तो ये थी कहानी टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 की। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।